और कौन रिकॉर्डिंग करता है? आई हैव नोटेड इट नंबर ऑफ टाइम्स। आप लोग भी रिकॉर्डिंग करते हो क्या? नो मैम। कुछ लोग तो करते हैं। बट वैसे सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, बिकॉज वी आर इंस्ट्रक्टेड टू अपलोड ऑल द रिकॉर्डिंग्स। इफ यू वांट टू लुक अप फॉर एनी ऑफ द लेक्चर को बाद में सुनना है, तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। यू कैन जस्ट गो एंड लिसन टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर, अगर आपको, और लेक्चर के नाम से है, मतलब कौन सा टॉपिक है और कौन सी डेट को है। ठीक है, तो यू कैन लिसन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको बाद में सुनना है तो। ठीक है, ओके। सो मैं ये बता रही थी आपको कि व्यूज के बारे में। सो एक एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन देख लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट रीनेमिंग द कॉलम्स ऑफ द व्यूज। कि जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएट अ व्यू क्लाइंट व्यू ऑन क्लाइंट मास्टर। दिख रहा है आप सबको? हाँ। So create a view, client view on client master and rename the column as name, address 1, address 2, city, pin code, state respectively. Okay. So इसका पहले हम query लिख लेते हैं। उसके बाद आई एम जस्ट टेकिंग 5 to 10 minutes of this lecture। और उसके बाद जिसका presentation है, just get ready for that। Create view, client view as, अब यहाँ पर हमें रीनेम जो करना है ना, उसके कॉलम्स का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, व्यू नेम के साथ। तो वी हैव टू क्रिएट, एक तो नेम है, फिर एड्रेस 1 है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास तो इतने एड्रेस 1 एड्रेस 2 तो है ही नहीं, क्या क्या कॉलम्स है? सिटी, पिन कोड, एक मिनट यहाँ पे, लेट मी शेयर दिस। और सी यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर टेबल, कि आपके जो क्लाइंट मास्टर टेबल है ना, उसमें कैसा डेटा है आपकी। जस्ट जस्ट लुक एट द कॉलम्स है, आपके पास नेम है, एड्रेस 1 एड्रेस 2। अच्छा, वी हैव द डेटा लाइक दिस। तो यहाँ पर देखो, आप लिखोगे क्रिएट व्यू, क्लाइंट व्यू एज, क्लाइंट व्यू के आगे आपने लिख दिया नेम ऑफ द कॉलम्स दैट यू वांट टू चेंज। तो नेम, फिर एड्रेस 1, कॉमा एड्रेस 2, कॉमा सिटी का सिटी रहने दिया आपने, ठीक है, स्टेट का आपने रहने दिया स्टेट, फिर पिन कोड का पी कोड कर दिया आपने, और बेल ड्यू का आपने कर दिया ड्यू, और फोन नंबर का आपने कर दिया फोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिखा एज select star from client master। ओके, चलो अब इसको रन करो। मैम क्लाइंट मास्टर से भी तो बस वही सब कॉलम उठाएंगे ना जिनका हम नेम चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो हमने तो सारे कॉलम्स लिखे हैं, देखो। अच्छा, मैंने क्लाइंट नंबर नहीं लिखा। अगर देखो, यहाँ पर यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि अगर आप कम कॉलम्स ऊपर मेंशन कर रहे हो और जिस टेबल में से फेच कर रहे हो उसमें ज्यादा कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पुट अ वेयर क्लॉज जिसमें वही कम कॉलम्स आ रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट स्टार कर रही हूँ और बाकी कॉलम्स को नहीं इंक्लूड कर रही, तो उस केस में देखते हैं कि क्या एरर आता है। पहले तो ये वाला रन करके देखते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ कि क्या होगा। अब इसको जरा क्लाइंट व्यू को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट व्यू।
देखो ये सब आ गए ना, चेंज हो गए सब सारे कॉलम नेम्स। अब यहाँ पर अगर मैं ये करती कि मैं क्लाइंट नंबर को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और मैं किसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, लेट मी नॉट इंक्लूड द स्टेट ऑल्सो, और ये फोन नंबर, ठीक है। और अब इसको रन करो पहले तो तुम। अब ये इसमें एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इन डेफिनेशन ऑफ व्यू। व्यू तो पहले से बना हुआ है ना, क्लाइंट व्यू नाम से। अच्छा, नाम अगर चेंज ओके करके देखें, ओके 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 ओके, तो इसको मैं करती हूँ क्लाइंट व्यू 1। ये देखो, डिराइव टेबल और कॉलम, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सेलेक्ट लिस्ट एंड द कॉलम नेम्स। देख लो, जो चीज मैं बोल रही थी वही एरर आया है कि जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो मैच नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी आर पुटिंग इन द एट्रीब्यूट, जो हम लिस्ट पुट कर रहे हैं। तो ये इनका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स यू आर फेचिंग इन द सिलेक्ट क्लॉज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यस मैम। और लास्ट थिंग है कि हम कैसे व्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप करना कैसे है, अगेन यू विल राइट द नेम ऑफ द ड्रॉप व्यू फॉलोड बाय द व्यू नेम। जैसे हमने अभी एक व्यू बनाया था क्लाइंट व्यू, ठीक है, अगर उसको ड्रॉप करना है तो सबको वर्क बेंच शेयर है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ड्रॉप व्यू क्लाइंट व्यू। किस पे बनाया था मैंने, ऑन क्लाइंट मास्टर। जैसे इंडेक्स का सिंटेक्स किया था ना हमने, इंडेक्स को डिलीट करने का, उसी तरीके से व्यू को डिलीट करने का सिंटेक्स है। तो ये तो गलत बताया, इसको क्या कहते हैं, क्या गलत बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन द सिंटेक्स, ड्रॉप व्यू क्लाइंट व्यू ऑन क्लाइंट मास्टर। सो ये मैं एक बार ऑन क्लाइंट मास्टर हटा के देखिएगा। इट हैज वर्क नाउ, ठीक है। ये अब सिंपल, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडेक्स जो व्यू क्रिएट हुआ है वो यूनिक है ना नाम। ऐसा तो इंडेक्स भी यूनिक होता है, पर पता नहीं क्यों नहीं चला। मैम जो साइड में, लेफ्ट साइड में जो पेन है उसमें व्यू का एक अलग कॉलम बना हुआ है। कहाँ पे? लेफ्ट में हमारे पेन है जिसमें आपको मतलब पूरा सारा ये सब रहता है, जो डेटाबेस है, टेबल्स का इन्फो है। हाँ हाँ हाँ, इसमें आपको एक व्यू का भी सेक्शन है अच्छा, अलग से। यस यस यस, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर नीचे है हमारे पास। इसको खोलो एक मिनट, मेरा तो खुल ही नहीं रहा है। इंडेक्स आपको टेबल स्पेसिफिक है इसलिए बार बार देना पड़ रहा है। चलो ठीक है, तो हमारे ये वी हैव स्टडीड अबाउट व्यूज एंड इंडेक्सेस इन टुडेज क्लास। और इसके असाइनमेंट 8, एक असाइनमेंट है वो आप लोगों को करना है। तो ये मैनुअल सबको शेयर्ड है, इस मैनुअल में कम से कम 8 असाइनमेंट्स है, और आपको सारी असाइनमेंट सॉल्व करनी है। जो इनिशियल असाइनमेंट्स है उनके तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो लेटर ऑन असाइनमेंट्स है उसके आप 5-5 क्वेश्चंस कर सकते हो, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम सेइंग कि आप लोग थोड़ा सा लैब फाइल पे ध्यान दो और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू सेंड इट मी बाय 30th ऑफ दिसंबर। आज 23rd है, 30 तारीख तक मुझे फाइल चाहिए सबकी, ठीक है। यू हैव इनफ टाइम टू डू इट, और मैंने पहले भी बोला था कि पहले से स्टार्ट कर लो। सम ऑफ यू हैव डन इट, बट सम ऑफ यू, मैम मोस्टली। कंप्यूटर पे बना के प्रिंट आउट निकालना है ना? वो तो प्रिंट आउट तो निकालोगे, पहले आप मुझे सॉफ्ट कॉपी सबमिट करो, ओके मैम। ठीक है। सबमिट विद द सॉफ्ट कॉपी फर्स्ट, उसके प्रिंट बाद आउट भी चाहिए होगा, हार्ड कॉपी भी मतलब चाहिए होगी? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जब आपका प्रैक्टिकल ऑफलाइन है तो हार्ड कॉपी तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिकल ऑफलाइन होंगे, ठीक है। ओके मैम। श्योर है ऑफलाइन है? मुझे तो श्योर है, बाकी आपकी यूनिवर्सिटी जो रोज बदलती है उनका पता नहीं, आज तक तो यही है खबर। सेमेस्टर एग्जाम के बाद होंगे मैम नहीं प्रैक्टिकल्स? नहीं, पहले होंगे। पहले होंगे? ये ओके इनके ओके। 5th सेमेस्टर का जो आज हो रहा है, इनका पहले ही तो हो रहा है। अभी तो इनके एग्जाम्स इनके एग्जाम्स हो गए क्या?
नहीं मैम पता। लगभग बीबीए वालों के तो चल रहे हैं। 7 सेम के मैम चल रहे हैं। लगभग खत्म हो गए हैं। हम्म, कुछ ही रहते हैं मैम, हो गए हैं काफी हद तक। अच्छा, चलो देखते हैं कि क्या सीन है। अभी तो मुझे लगता है कि आपके पहले ही होंगे। ठीक है, प्रशांत सर तो मैम 6 जनवरी से कह रहे थे। प्रैक्टिकल हाँ जी। तो उनको ज्यादा वैसे नॉलेज रहती है, तो आपके 6 जनवरी से ही होंगे फिर तो। बिकॉज वो काम करते रहते हैं ना यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 30 दिसंबर तक अपनी फाइल बना लो, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, जो भी मेरे पास लैब फाइल का मटेरियल है मैं भी डाल देती हूँ क्लासरूम पे। बाकी वट एवर हेल्प यू रिक्वायर जस्ट लेट मी नो। ठीक है, और बाकी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट प्रेजेंटेशन उसने सिद्धार्थ ने दी है। बाकी जिनका एसक्यूएल इंजेक्शन टॉपिक है, there were two groups ना, are they available in the class? आर्यन था एक, और कौन था? क्लास में ही नहीं है वो लोग तो आज। हम्म, एक मिनट मैं लिस्ट ओपन कर लेती हूँ। और जिनका चांस एक बार निकल जाएगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम नेक्स्ट चांस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्यन यादव और अभय सिंह, इनमें से कोई है? कीर्ति एंड करण में से कोई है? कीर्ति को मैंने मैसेज किया तो और कीर्ति, करण, व्हाट अबाउट करण? तो they are not there here ना, तो that means they are not serious about the presentation. चलो नेक्स्ट, आयुष एंड मोक्ष, आपका वेब डेटाबेस है। Are you guys ready? आयुष एंड मोक्ष, आप रेडी हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो आयुष, आई एम मेकिंग यू होस्ट। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करो, 1 मिनट। कीर्ति भी आ रही है 2 मिनट में। ठीक है, she can give later on। पहले क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं ये लोग? ओके, सो यू कैन स्टार्ट नाउ। Ayush, you can start. Ma'am, is my screen visible? Yes, yes. Hello everyone. We are going to give presentation on web databases. So, what is web databases? The web-based DBMS is one of the essential parts of DBMS, and it is a system for storing and displaying information that is accessible from internet or web. Some of the web DBMS are MySQL, Microsoft Access, Oracle, and DB2. MariaDB and Foxborough are also web DBMS. So there are some application of web DBMS. First is banking system. In banking system, the web DBMS is used for storing the customer information, payments, account activities, tracking day-to-day credit and debit transactions. Second is education sector. So web DBMS is used in education sector for record all the students, allow us to save it's allow us to save and access the records as needed by schools and colleges. Third is e-commerce. In e-commerce, let us suppose say we can, for example, in Amazon, the in Amazon we can save address of the customers when they buy some product from Amazon's. Or email web database is used to store customer names and email addresses. It is generally stored in email delivery software services.
Pros of web databases. First is simplicity. In simplicity, we take as example HTML. It is a very simple and easy language. It is easy to learn. Second is platform independence. Web databases are platform independent and do not require any modification to run on different operating systems. Third is GUI. In GUI, it is a form of user interface that allow user to interact with database easier. And third is cross-platform support. In cross-platform support, it can support multiple platforms. And fifth is standardization. Standardization web database format remain constant and regular, in which the user can process and analyze. And last is transfer network access. Now we will discuss about some of the cons of web databases. The first one is reliability. As we know that इंटरनेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है. कभी आपका नेटवर्क रह सकता है, कभी नहीं रह सकता, इन सब चीज़ों पे. और इंटरनेट अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो कम्युनिकेशन मीडियम है कंपेयर टू जो आपका एक सिस्टम पे ही स्टोर्ड हो इंफॉर्मेशन. सेकेंड हो गया सिक्योरिटी. सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है हमारे वेब डेटाबेस के केसेस में, क्योंकि काफ़ी सारे अनऑथराइज्ड यूजर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो आपको सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है. थर्ड हो गया आपको कॉस्ट. तो आप जो सर्वर मेंटेन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट और उसको मेंटेन रखने का कॉस्ट आपको हाई होता है. और फोर्थ हो गया आपको स्पीड. जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं उसके कंपेयर्ड में आपको वेब डेटाबेस थोड़े स्लो होते हैं फंक्शनैलिटी में. अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या चाहिए एक प्रॉपर वेब डेटाबेस के सेटअप के लिए. तो सबसे पहले तो हमें एक सर्वर चाहिए जो कि हमारे डेटाबेस सपोर्ट को किसी वेबसाइट पे होस्ट कर सके. एक वेब सर्वर आपको PHP होता है जो कि काफ़ी चीप है बाकी होस्टिंग सर्विस के कंपेयर्ड में. सेकेंड हो गया आपको एक वेब डेटाबेस चाहिए. तो इसमें बेस्ट हम मानते हैं MySQL को, क्योंकि इसकी PHP के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. और थर्ड आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए जहां आप अपना डिस्प्ले करेंगे यूज़र व्यू. तो इसके लिए एक क्रोम या फिर इंटरनेट या फिर एज, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस जो कि वेब डेटाबेसेस से रिलेटेड हैं. So the first question is, a program that accepts requests from web browser and send back results in the form of HTML documents is known as, the answer is web server. Second question is, the standard that defines the communication manner between web server and application program is known to be CGI, Common Gateway Interface. Third question, the communication between application program and the database server takes place through ODBC or JDBC. And fourth question is, which of the following is not a web database software? The answer is Drupal. Okay. So there are some more questions or that's it? अच्छा, और भी है. और भी क्वेश्चंस हैं. ODBC stands for Open Database Connectivity. Web database is used as a front end. CGI scripts are written in C and Perl. Which program is used by web client to view the web pages? The answer is web browsers. What are shared on the internet as web pages? So hypertext documents. Web services should be configured in which of the following ways? Unauthorized access is restricted. A server-side extension is needed to allow a request from client to access the database. Website without a database attached to them have which of the following characteristics? The answer is static information using HTML or JavaScript. आपके कोई अगर क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो वी आर ओपन टू क्वेश्चंस. Okay, anyone in the class want to ask questions about web database? Hanji, you all are clear what is web database?
Yes, ma'am. Yes. Okay, so Yes, you ma'am. don't want to ask any question? Or there is a mutual understanding between you all कि हम भी नहीं पूछेंगे तो तुम भी मत पूछना. Is it like this? Chalo, I'm going to ask questions from you all. Okay. All right. So Prashant, are you there in the class? Yes, ma'am. Okay, so what do you understood about web databases? Give me a practical example. यहाँ पे take me back to the working of web database. जो आपने diagram बनाया था ना, उस slide पे जाना वापस. Yes, this one. Huh. So can any one of you can explain this diagram to me? देखो basically web database क्या है? नाम से it is very much clear to us that अगर हम web word हटा दें, ठीक है, if we simply studying about database, so if we have our own system और उस पे हम कुछ information store कर रहे हैं, we are making a database, that particular database is available only on the system. मतलब कि वो physical database है, वो आप उसमें से information कोई by using any application program आप उस database से access नहीं कर सकते कहीं by sitting at some other location. ठीक है, तो दैट इज योर ट्रेडिशनल डेटाबेस विच इज जिसमें से आप क्वेरी पूछ सकते हो बाय फिजिकली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम जहां पे वो डेटाबेस स्टोर्ड है. बट अभी हम बात कर रहे हैं वेब डेटाबेस की. वेब डेटाबेस बेसिकली आपको एग्जांपल काफी सारे डेटाबेसेस के दिए हैं इन्होंने, like MySQL, like they have given you an example of MS Access और DB2. ये सारे जो databases हैं, ये सारे web database को support करते हैं. Basically आपको आपके पास एक database है, ठीक है, and then you have a web browser. Web browser यहाँ पर क्यों नाम यूज किया गया? Because आपकी जितनी भी application program है, जो आपकी web applications होती है, like let's suppose we are talking about Amazon, ठीक है. अब Amazon में कौन कौन query कर सकता है? We can make a query as a user और Amazon के जो authorized users हैं, जो उनके workers हैं, उनका जो view है, उनका view अलग है, वो उस view से query कर सकते हैं. So, but we can make a query कि likewise कि मैं अपने profile पे जाके अपने orders की detail fetch कर सकती हूँ. I'm able to do that. मैं अपने ऑर्डर्स की देख सकती हूँ कि कौन कौन सा ऑर्डर मैंने कब कब प्लेस किया. तो ये मैं क्वेरी कहाँ से कर रही हूँ? ऑर्डर टेबल से क्वेरी कर रही हूँ. तो the database is not stored on my table. The database is stored on जो उसका सर्वर है वहां पर जाके डेटाबेस स्टोर है. तो वो चीज ओके. सो वो बेसिकली क्या है कि you are going to access the data from a database which is not physically available from your system. आप application program पहले क्या कर रही है? It is making a connection. और वो connection हम कैसे बनाते हैं? अभी आपने पढ़ा होगा जावा में ODBC और JDBC connection establishment. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी? जावा database connectivity नहीं पढ़ा ना अभी? database connectivity पढ़ा है? अभी नहीं आया है. Maybe it is No, ma'am. it is in your 7th semester जब आप advanced Java पढ़ोगे. ठीक है, advanced Java के अंदर there is one topic जिसमें you're going to study about database connectivity. आप अपनी application के साथ कैसे connectivity establish करते हो? There are two methods of doing it: open database connectivity and Java database connectivity. Open database connectivity allows any type of an application, not specifically to be written in Java. It could be in any programming language to establish a connectivity with the database. वो पहले handshake आपको कुछ भी query करने से पहले एक connectivity establish करनी होती है. They have told it about in आगे की एक दो slides में इन्होंने बताया है कि कौन सी connectivity करते हैं हम. ठीक है, और Java database connectivity which is more easier to connect with, which is more powerful. तो Java database connectivity only says कि हम Java based applications के साथ ही database connectivity कर सकते हैं by using various डेटाबेस ड्राइवर्स के थ्रू. ड्राइवर्स भी एक्सप्लेन अभी आप आगे पढ़ोगे तो ड्राइवर्स क्या क्या होते हैं. तो बेसिकली वेब डेटाबेस के बारे में अगर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, वैसे तो
अब तो शॉर्ट नोट की हम क्या ही बात करें। तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे तो यू कुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। हो जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। गुड वर्क डन बाय बोथ ऑफ यू। एंड वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट कि ट्राई टू ऑलवेज प्रेजेंट इन इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज wherever you go you always have to communicate in English. Now next is Nikita and Saksham in web database. मैम कीर्ति एंड करण ने ज्वाइन कर लिया है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। So are the guys ready for it? Yes, ma'am, we are ready. All right, so let's start. Ayush, make them host. I am host now. Ma'am, I am actually, you host. don't Yes, need ma'am, to मैंने make आपको a host. You can just allow that multiple participants can share at the same time. Okay, so from where I can do that? Let me just make you host again. I am the host. I am the host. Okay. So, you have the share screen button at the middle, the green one. You just have to click on it. There will be an upward Alright. arrow. Okay, 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 done. Then it will like multiple. Done. Thank you. All right. Is my screen visible? Not yet. Yes, now it's visible. Okay. One second, just. Okay. Hi everyone. I'm Kirti, and along with my partner Karan, we are presenting a short presentation on the topic SQL injection. So, before moving on to the main topic, I'll start with how exactly it works. Like where the attackers usually go and put some malicious content. So SQL injection is like all about a website or a web app that has some input fields. So if I take a real-time example of say Facebook has input fields to input. Let's say you are logging into their web app. We must have have gone through their web app at some time. So if you try to log into their web app, you will be prompted to enter your email or your phone number, and then the password that you set when you registered. So if the password and the email combination is correct, then you will be allowed to enter into your account. But if that particular information is not correct, then the web app will throw an error. So this is how it works. So to put it bluntly, what happens here is the web app starts a query and sends your data to the database of the web app, and it checks whether that particular email or password combination is there or not. Let's say you entered your email and the password, so there must be something stored if they are correct, and you are a authenticated user. So it will be checked, and it will the database will revert back and say yeah, that person is a legible one, and that person can access that particular account. So query is generated, the SQL query is generated, and that is not dependent, that's pre-generated. So SQL injection is what? SQL injection is putting malicious code into that query, basically modifying that particular query into retrieving the data that the person isn't supposed to get in normal scenarios. So a SQL injection is a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with the queries that an application makes to its database. So the query is pre-generated, you don't have any control over to that, but the attacker can somehow manipulate the query. Okay, and the attacker there can be scenarios and that the attacker can modify, can delete the data, causing persistent changes into the
applications, content, or behavior. Okay. So this is a simple example. Let's say you have an input field and a password, input field of username and an input field for password. You'll enter the username and password. If these combinations are correct, then like this can be the simple query for that. So we have this AND function. So basically, if the username and the password, both of them are correct, only then the query will result into true. Otherwise, it will result into false, or the web app will give you an error. So yeah. So like how SQL injection like really works, what type of like how that particular malicious code can be inserted into the query, like how the attacker like really have that much control. So let's assume I'm the attacker. So when I'm visiting the web app, so I'll only have control over to their input. Okay, so the input, so somehow I can manipulate, somehow if I'm able to manipulate the input to change the query, then I might get access to the database. So we'll see how that particular thing works. So one way can be to write a SQL statement. We obviously won't write it on our own. We'll like try some hacks. So which is going to result in always true. So let's see what are the hacks for that. So a hacker executes an SQL injection with an SQL statement that is always true. For instance, 1 equals to 1. So like 1 equals to 1 is something like that is going to be always true. And instead of just entering, let's say if I'm the attacker, so obviously I won't be knowing the correct credentials. I won't be having a correct password, correct email or phone number. So obviously I'll have to try some hacks that we are discussing. So here, this is a simple query. The first one, let me just use the point. Okay. So the first one is select star from users where username is Dean and password is Winchester. If both of them are true, the username Dean and password, then I'll get access maybe to some details, like sensitive details. So let's say I don't know any of them. Maybe I know the username, but I don't know the password. So, but I want to like hack into the system. So let's say I don't know the username, and let's just forget about the password as well. So, but now I just want to control like whatever web app it is. So I just want to get into the database. Just try to hack into the database. So I can do what? I can try and manipulate the query something like this. So here, after username equals to, I'm starting the query is starting what do you call it, inverted comma, and then after that there is one inverted comma again. So here what is happening, the string is getting closed, and after that a new statement is like a new like function is starting. So this way I'm not putting anything inside the username, but here I'm starting another function, which is or 1 equals to 1, which is going to be always true. And after that, there is a double hyphen. So the double hyphen does what? Whatever you have written after that, this hyphen will be neglected whenever you will log in or whenever the hacker will hit on the login button. So this way, the hacker can enter into the database. Okay, and whatever the password is going to be entered, that will not matter, because at the end of the execution of this query, this part is going to be ignored. Okay, so this is how someone can like hack into like into the websites that are vulnerable to the SQL injection thing. So yeah. So from now, Karan will explain you other methods and something more about SQL injection. Okay, thank you, Kirti. Ma'am, am I audible? Yes, yes. Yeah, okay. So You have I'm to, sharing my screen. Karan, you have to complete it in 4 minutes, okay? So there will only. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So what Kirti have explained, we have seen that by this statement, all 1 equal to 1, we can access the database through the input field. So let's see what it shows in the table format.
Let me share my screen. Wait a second. Okay, I'll stop sharing. Yes. So here we can see that normally when we type the username and the password, we get the statement as in false and false. It will give us always false because we are using AND statement. But is my screen visible? Yes, yes. Yeah, okay, ma'am. So as we can see, while we are using the AND statement, there is always a chance whether the only possible chances to get a login is by only when both our statements are true, then only we get the output true. But when we use this statement, inverted comma or 1 equal to 1, it simply does this, that that we know that the first when we use the inverted comma, the first one is always false, but when we use or and 1 equal to 1, this one is always true, and when we use or, it will give us the answer always true. So by this logic, this SQL injection works. So this is how it do the works in the database. It is shown here, and these are the generic payloads which we use in SQL injections. Okay, so like first one example, there are a lot of many payloads which we can use in generic SQL injections. So our next point, which is the main concern, which is how to prevent SQL injection. This is the most dangerous threat which web administrators occur these days, as it's very easy to perform, but also a very difficult to protecting it from the main database. So we will see the 3 steps which we can use to reduce the risk of falling victim to the SQL injection. So let's see. First is to validate the user input. This is a very common method where we validate the user input for the first identify the essential SQL statement and establish a whitelist. This whitelist is simply that this is like it is given in the example. That when there is a Gmail required field, we always put the character @ Without @ it will not take the Gmail as an input. So we can use this method to validate the user input. This does that user cannot input invalid data in the input bar. And the second method is sanitize the data by limiting special character. The simple example is using MySQL real escape string function. This will simply does that any dangerous character such as single quotes is not passed to the SQL query as instructions. And the third method is to enforce prepared statement and parameters. So it's critical for the organization also use prepared statement with parameters queries, also known as the variable binding, for writing all database query by defining all SQL code involved with the queries as parameters. You can distinguish between user input and the code. So this is the while dynamic SQL coding a technique can offer more flexible application development. It can also means SQL vulnerabilities as expected code instructions by sticking with the standard SQL. The database will treat malicious SQL statement inputted like data and not as a potential command. So, okay, these are the references which we have used, and there is also a practical video which I can show you, which explains how it's really work on a website. So, okay, is this visible? Yes. Yeah. So here, yeah, ma'am. Here we can see where we enter the username, and in the input bar we simply type the password and we try to log in. But it simply does what it's an unexpected error occurred because the password is not correct. So we don't know the password. So we try to open the command box for this. This is a simple hackable website. In the real world, there are a lot of security used in the websites which cannot be easily accessed by simple SQL injections. So like they have it